हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमने टेक्सटाइल कंप्लीट कर लिया है। जितनी भी टेक्सटाइल की थ्योरी की क्लासेस थी हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमें करना क्या है? तो अब हमें करनी है प्रैक्टिस। अब अगले 3 से 4 दिन तक यानी कि संडे तक आपकी प्रैक्टिस चलने वाली है, जिसमें हम काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो कल के क्वेश्चन होंगे आपके और जो आज आज के क्वेश्चन हैं आपके, ये आपके मंजू पाटनी मैम की बुक से लिए गए हैं। जो आप सैटरडे को करेंगे वो मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन होंगे। तो अगर जो क्वेश्चन मैंने बनाया है तो आपको पता है कि एक क्वेश्चन के साथ आप 3 से 4 क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। तो आप साथ में पेन और नोटबुक लेकर ज़रूर बैठिएगा। अगर आज और कल नहीं लेकर बैठ रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट जो सैटरडे को क्लास होगी तो उस क्लास में आप पेन और नोटबुक लेकर ज़रूर बैठिएगा। हम एक क्वेश्चन के माध्यम से या 1 या 2 क्वेश्चन के माध्यम से पूरे जो है चैप्टर को या पूरे एक टॉपिक को कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके क्वेश्चन कम होंगे लेकिन जो है आपको काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन के साथ में आपको 3 से 4 क्वेश्चन के बारे में समझने को मिलेगा। तो आज और कल की जो क्वेश्चन है वो आपकी मंजू पाटनी मैम की बुक से लिए गए हैं। ठीक, अगर आपके पास बुक है तो आप ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर देख सकते हैं। आप जो आज 50 क्वेश्चन होंगे उसमें से मुझे लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। वैसे क्वेश्चन आपके अच्छे हैं, मैंने देखे हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, इसीलिए मैंने वहाँ से आपको ये क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन को। ये आपके टॉपिक वाइज चलेंगे, जो आपकी प्रैक्टिस होगी आज और कल ये भी टॉपिक वाइज चलेगी, और जो हम सैटरडे को डिस्कस करेंगे वो भी आपका टॉपिक वाइज भी रहेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका कि वस्त्र की आवश्यकता का कारण नहीं है, मतलब इसमें से ऐसा क्या है जिसके लिए हम वस्त्र नहीं पहनते हैं? तो शरीर को आवरण प्रदान करने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, फैशन के लिए, या फिर कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए। तो आपको पता है कि ये हमने पहली क्लास में ही देखा था कि हम वस्त्र को क्यों पहनते हैं। तो अपने शरीर को जो है आवरण प्रदान करने के लिए, मतलब हम अपने शरीर को आवरण प्रदान करते हैं हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए, चाहे अब वो जंगली जानवरों से सुरक्षा हो, चाहे वो धूप गर्मी यानी कि मौसम से सुरक्षा करना हो, या फिर मतलब हम अपने शरीर को ढकने के लिए ही वस्त्रों का उपयोग करते हैं। दूसरा, इसकी जो दूसरी आवश्यकता थी वो क्या थी? तो वो हमने देखा था प्रतिष्ठा, मतलब वस्त्रों के द्वारा आपको समाज में भी मान प्रतिष्ठा मिलती है, तो ये भी एक आवश्यकता है। कार्य क्षमता में वृद्धि, ये भी आपकी आवश्यकता है। ये फैशन आपका इसमें नहीं आता है, मतलब वस्त्र की आवश्यकता का कारण आपका फैशन नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वस्त्रोपयोगी रेशे का गुण है। जो आपके वस्त्रोपयोगी रेशे होते हैं उनके क्या गुण होते हैं? अनुपात होता है, संतुलन होता है, कार्य क्षमता होती है, या फिर लाभ होता है। तो आपको पता है कि हम वस्त्र ऐसे खरीदते हैं, ये आपने देखा था जब आप वस्त्र खरीद रहे थे, यानी कि जब आप वस्त्रों का चुनाव कर रहे थे तब भी आपने देखा था कि वस्त्र हमारी कार्य क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कार्य क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जिस कार्य के लिए अपने वस्त्र को ले रहे हैं वो आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करें। मतलब आपको घर में साफ सफाई करनी है और आपने बिल्कुल ढीला ढाला झोला झाला वस्त्र पहन लिया है, तो इससे आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी, यानी कि आपके कार्य क्षमता में बाधा होगी, तो ये वस्त्र आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। हमें वस्त्र ऐसे लेने चाहिए जो हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि करें, ना कि बाधा उत्पन्न करें। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, वस्त्र विज्ञान की जानकारी से लाभ होता है।
जब आप वस्त्र विज्ञान की जानकारी लेते हैं तो उससे आपको क्या लाभ होता है? वस्त्र के रख रखाव का ज्ञान होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा का ज्ञान होता है, शीत से रक्षा होती है या फिर सुरक्षा होती है। तो ये सामाजिक जो प्रतिष्ठा है, जो ये आपकी शीत से रक्षा है, ये सुरक्षा है, ये सारे वस्त्र के कार्य होते हैं। लेकिन जो आपको वस्त्र विज्ञान से जानकारी से जो लाभ होता है, वो ये होता है कि आप वस्त्र के रख रखाव का ज्ञान होता है। आप वस्त्रों को अधिक समय तक उपयोग कर सकते हैं। जैसे जब आपके पास वस्त्र विज्ञान का ज्ञान होगा, तब ऐसे में जो वस्त्र आपके ड्राई क्लीन के हैं, आप उन्हें ड्राई क्लीन के लिए ही रखेंगे। जैसे आपके सिल्क वगैरह के कपड़े होते हैं, तो आपको पता है हम इन्हें घर पर नहीं धुल सकते हैं, इनको हमें ड्राई क्लीन कराना पड़ता है। तो जब आपका वस्त्र विज्ञान का आपको ज्ञान होगा, तभी तो आप इनको जो है सुरक्षित रख पाएँगे, इनके रख रखाव की जानकारी आपको मिल पाएगी। नहीं तो पता लगा आपने जो है ड्राई क्लीन ना करवा के घर पे ही क्लीन कर लिया। अब कपड़े का सारा रंग निकल गया, कपड़ा भी आपका छोटा हो गया, बिल्कुल उसमें सिकुड़न आ गई, मतलब आपका कपड़ा तो बेकार ही हो गया, ठीक? अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भोजन के पश्चात मनुष्य की दूसरी मूलभूत आवश्यकता क्या है? यहाँ से आप एक बात और समझ सकते हैं कि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं कितनी होती हैं? तो वो 3 होती हैं। क्या-क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भोजन के पश्चात मनुष्य की दूसरी आवश्यकता क्या है? मतलब एक तो व्यक्ति के पास अगर भोजन नहीं है, तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। उसे भोजन, आपके पास कितना अच्छा भी घर हो, आपके पास कितने अच्छे भी कपड़े दे दिए जाएँ, अगर आपको खाने के लिए ना दिया जाए, तो क्या आप जीवित रह पाएँगे? नहीं। तो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं में ये 3 आता है। सबसे पहले आपका आ गया भोजन, भोजन के बाद आ गया आपका जो है ये वस्त्र आता है, ठीक? भोजन के बाद क्या आता है? भोजन के बाद आपका वस्त्र आता है। यानी कि आपको भोजन दे दिया जाए और आपको वस्त्र दे दिया जाए, तब भी आप कहीं भी रहकर गुज़ारा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास भोजन ही ना हो, आपके पास जो है वस्त्र ही ना हो, तो सिर्फ़ एक आलीशान बंगला लेकर आप क्या करेंगे, ठीक? तो ये हमारी 3 मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वस्त्रों का महत्व है। वस्त्रों का महत्व कहाँ पर है? आवरण प्रदान करने में, शरीर को गर्म रखने में, कार्य क्षमता में वृद्धि हेतु उपयुक्त सभी। तो जो आपके वस्त्र का महत्व है, ये वस्त्र के महत्व आपके सभी हैं। आपने देखा कि वस्त्र हम क्यों पहनते हैं? भाई हमें आवरण प्रदान करना होता है, शरीर को गर्म रखना, यानी कि चाहे अब गर्म रखना हो, मतलब कि ये सुरक्षा की बात की जा रही है यहाँ पर। चाहे गर्मी, सर्दी, बरसात, इन सभी से हम सुरक्षा करते हैं। और अगला है कार्य क्षमता में वृद्धि। तो ये वस्त्रों के तीनों ही महत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वनस्पति से प्राप्त होने वाला तंतु है। ये आपने पहली क्लास में जब देखा था, आपने तंतुओं का वर्गीकरण किया था, तब वहाँ पर आपने देखा था कि वनस्पति से कौन प्राप्त होता है और आपका कौन सा खनिज से प्राप्त होता है, कौन आपका जंतु जगत से प्राप्त होता है। हमने देखा था ना, एक तो आपका कृत्रिम रेशा था और एक आपका प्राकृतिक रेशा था। तो कृत्रिम में तो आपके कई आ रहे थे, जैसे पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, अरलॉन हो गया। तो ये सारे आपके कृत्रिम में आ रहे थे। वहीं हमने बात की थी प्राकृतिक में 3 रेशों के बारे में। एक आपका प्राकृतिक में था वानस्पतिक जगत, एक आपका था प्राणिज जगत और एक आपका था खनिज जगत का। तो खनिज जगत में हमने 3 देखे थे, सोना, चांदी, एस्बेस्टॉस। वहीं हमने जब जंतु जगत की बात की थी, तो हमने 2 देखा था। क्या? एक आपका था वुल और एक आपका था सिल्क। फिर हमने बात की थी वनस्पति में।
तो वनस्पति में भी आपके काफ़ी सारे आ रहे थे, चाहे वो सूती हो, चाहे लिनन हो, जूट हो, हेम्प हो, कोयर हो, मनीला हो, हमने इन सभी के बारे में बात किया था। अब वनस्पति में ही हमने 3 भागों को वनस्पति में बाँटा था। एक था आपका पत्ती से प्राप्त होने वाला, बीज से प्राप्त होने वाला और तने से प्राप्त होने वाला। आई होप आपने जो है रेशे के वर्गीकरण को पूरी तरह से रिकॉल कर लिया होगा, ठीक? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वनस्पति से प्राप्त होने वाला तंतु है, क्या है? क्या वो सूत है? क्या वो लिनन है? क्या वो जूट है या फिर उपरोक्त सभी? तो हमें पता है कि ये सारे ही क्या हैं, वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। अब एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये तीनों सूत यानी कि वही आपका यहाँ पर सूती दिया गया है, ठीक? तो आप बताइएगा जो कॉटन है वो किससे प्राप्त होता है? लिनन और जूट हमें किससे प्राप्त होते हैं? क्या पत्ती से प्राप्त होते हैं? क्या बीज से प्राप्त होते हैं? या फिर ये आपको तने से प्राप्त होते हैं, ठीक? ये आपका काम है कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जब आप लोग भी इसमें एक्टिव रहेंगे ना, तभी हम इसे जो है पूरे सिलेबस को अपने कवर कर पाएंगे, यानी कि हमारा जो टेक्सटाइल है उसे हम एक बार रिकॉल कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका भी आंसर आपको देना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे आप चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा तंतु प्राणिज है? मतलब इसमें से आप कौन सा ऐसा तंतु है जो आपको प्राणिज जगत से प्राप्त होता है? क्या वो हेम्प है? क्या वो कापोक है? क्या वो रेशम है? या फिर वो जूट है? तो आपको पता है ये रेशम और वुल यही दो हैं जो कि हमें जंतु जगत से प्राप्त होते हैं, ठीक? अब ये बचा आपका क्या? हेम्प, कापोक और जूट। तो ये तीनों तो आपके हैं वानस्पतिक जगत के, ठीक? अब आप कमेंट करके बताइएगा कि हेम्प, कापोक और जूट किससे बनाए जाते हैं? क्या तने से बनाए जाते हैं, पत्ती से बनाए जाते हैं या फिर बीज से बनाए जाते हैं? ये कमेंट करना आपका काम है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, ऊन है। ऊन क्या है? क्या ये वानस्पतिक तंतु है, प्राणिज तंतु है, कृत्रिम तंतु है या फिर उपरोक्त सभी? तो ये क्या है? जो हमारा वुल और सिल्क था वो प्राणिज जगत का था, ठीक? तो ये आपका प्राणिज तंतु तो है ही है। साथ में अगर आपसे बोला जाए कि प्रोटीन जगत के रेशे हैं, तब भी आप ऊन और सिल्क यानी कि रेशम को ही बताएंगे, ठीक? चाहे आपसे बोला जाए प्राणिज जगत के और चाहे आपके बोला जाए प्रोटीन जगत के रेशे, ठीक? बातें दोनों एक ही होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा रासायनिक या संश्लेषित तंतु है? यानी कि यहाँ पर आपको कृत्रिम तंतु के बारे में बताना है, ठीक? तो नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है या फिर उपरोक्त सभी? तो हमें पता है कि जो हमारे संश्लेषित रेशे हैं उसमें हमारा नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, डेक्रॉन ये सारे रेशे आ रहे थे किसमें? संश्लेषित रेशे में या फिर रासायनिक रेशे में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, तंतुओं को परीक्षण करने का तरीका है। जो तंतु होते हैं आप उनको कैसे परीक्षण कर सकते हैं? क्या दहन परीक्षण के द्वारा, तंतु तोड़ के परीक्षण के द्वारा, सिलवट परीक्षण के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी? तो तंतुओं का परीक्षण करने का जो तरीका है ये तीनों ही तरीके होते हैं। हम दहन करके भी तंतु को समझ सकते हैं। जरा ये बताइएगा, दहन में हमने पढ़ा था कि जब आप कपास को जलाते हैं यानी कि जब आप कॉटन के रेशे को जलाते हैं तो वो किस प्रकार की लौ देती है। अब यहीं से तो आपको पता चलेगा कि ये मतलब कौन सा रेशा है, हम उसकी लौ से ही तो समझ पाएंगे
ये दहन में और किस चीज़ का परीक्षण किया जाता है? दहन में जब दहन का मतलब ही क्या होता है? जलना। जब कपास जलता है तो किस तरह की लौ देता है? ठीक। तंतु तोड़ परीक्षण, तंतुओं को तोड़कर ही हम परीक्षण करते हैं। तोड़कर यानी कि काट कर हम परीक्षण करते हैं। सिलवट परीक्षण, सिलवट परीक्षण के द्वारा भी हम तंतुओं की पहचान करते हैं। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस तंतु में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? अब आपको बताना है कि इसमें से किस तंतु में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगर आपने इससे 3 या 4 क्वेश्चन पहले ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन तंतु क्या है। हमने बात की थी किसकी? रेशम की। और हमने बात किसकी थी? हमने की थी ऊन की। हमने ये बताया कि जो रेशम और प्रोटीन के जो रेशम और ऊन के रेशे होते हैं, ये किस जगत के होते हैं? तो ये आपके प्रोटीन जगत के या फिर प्राणिज जगत के रेशे होते हैं। तो यहाँ पर आपका कपास क्या है? ये वानस्पतिक जगत का है। रेयॉन क्या है? ये आपका कृत्रिम में आता है जिसमें 50% सेल्यूलोज होता है और 50% आपका इसमें रसायन होता है। नायलॉन ये तो पूरी तरह ही रसायन से निर्मित होता है। तो बच्चा क्या आपका? बच्चा आपका ऊन। जो ऊन होता है ये आपके प्रोटीन जगत का रेशा होता है। तो आप लगे हाथ मुझे ये बता दीजिएगा कि प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? रेशम में और ऊन में। यानी कि ऊन और रेशम में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम आपको बताना है। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बता दीजिएगा कि जो रेशम में एक गोंद पाया जाता था वो कौन सा गोंद होता है? ठीक। ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से बताने हैं। अभी तक मैंने शायद से 3 या 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। अब बताना इसका आपका काम है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस तंतु में सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है? इसमें से आपका कौन सा ऐसा रेशा है, ऐसा तंतु है जिसमें आपको सेलुलोज की मात्रा मिलेगी? अभी अभी हमने डिस्कस किया क्या? रेयॉन है, नायलॉन है, ऊन है, रेशम है। तो जो आपका ये रेयॉन होता है ये कैसे होता है? तो ये आपका 50% इसमें सेलुलोज होता है और 50% इसमें क्या होता है? केमिकल पाया जाता है। नायलॉन तो आपका पूरी तरह से केमिकल से बना होता है। ऊन और सिल्क जो होते हैं यानी कि जो ऊन और रेशम होता है आपका, ये आपका होता है प्राणिज जगत का रेशा। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, कोकून से प्राप्त होता है, जो कोकून होता है उससे क्या प्राप्त होता है? क्या कपास प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है, रेयॉन प्राप्त होता है या फिर लिनन प्राप्त होता है? तो हमें पता है कि कोकून से हम क्या प्राप्त कर रहे थे? तो कोकून से हम प्राप्त कर रहे थे रेशम को। क्या प्राप्त कर रहे थे? रेशम प्राप्त कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक एक क्वेश्चन है, बताइएगा कि जो रेशम के कीड़े को पाला जाता है वो क्या कहलाता है आपका? ठीक। रेशम के कीड़े को पालने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? क्वेश्चन है आपका, तंतु से सूत निर्माण जिस विधि से होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे जो तंतु है आपके पास, तंतु से जो आप सूत निर्माण की विधि है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे हम कताई कहते हैं, उसे हम सिलाई कहते हैं, उसे बुनाई कहते हैं या फिर उपरोक्त सभी? तो हमने सूत से क्या किया था, यानी कि जो आपका रेशा था, रेशे से आपने धागा कैसे बनाया था? तो स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा आपने क्या किया था? धागा बनाया था। यानी कि सूत तंतु से सूत निर्माण की क्रिया क्या है? तो वो आपकी है कताई यानी कि स्पिनिंग। अब यहीं पर आपको चाहे हिंदी में स्पिनिंग दे दिया जाए, चाहे आपका कताई दे दिया जाए। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, वस्त्र निर्माण की पहली प्रक्रिया में तंतु की डॉट 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 आती है। जो वस्त्र निर्माण की पहली प्रक्रिया है उसमें
तंतु की क्या आती है? क्या बुनाई की जाती है, सिलाई की जाती है, कताई की जाती है या फिर कोई नहीं? तो हमें पता है सबसे पहले हम करते हैं कताई, कताई के बाद हम करते हैं बुनाई और बुनाई के बाद हम करते हैं सिलाई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कताई हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका डॉट 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 तंतुओं के एकत्रीकरण का सामान्य नाम है जो कि आपस में दबाए या गूंथे जाते हैं। तो इसमें से क्या तंतु के एकत्रीकरण का सामान्य नाम है जो कि आपस में दबाए और गूंथे जाते हैं? वो क्या होता है? क्या वो कपास है, क्या वो सूत्र है, या फिर लिनन है, या फिर रेशम है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जो सूत्र है, यानी कि जो सूत है, सूत तंतुओं के एकत्रीकरण का सामान्य नाम होता है जो कि आपस में दबाए या गूंथे जाते हैं। दबाकर हम क्या बनाते हैं? जैसे जो आपका रेशा होता है, यानी कि वो ऊन का रेशा मान ले रहे हैं, तो जब उसे हम दबा कर बनाते हैं प्रेशर और टेम्परेचर देकर, तो वो क्या बनता है हमारा? वो बनता है नमदा। ठीक। बाकी गूंथ कर भी हम वस्त्र को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जो तंतु अत्यंत छोटे होते हैं उन्हें कहते हैं, मतलब छोटे तंतुओं को आप क्या कहते हैं? क्या स्टेपल फाइबर कहते हैं, लघु आकारीय तंतु कहते हैं, उपरोक्त दोनों कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाई स्टेपल बोला जाए या फिर लघु आकारीय तंतु बोला जाए, बातें दोनों एक ही होती हैं। जो छोटे तंतु होते हैं उनको हम स्टेपल या फिर लघु आकारीय तंतु बोलते हैं। ठीक। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, कताई से सूत्र बनाने की प्रक्रिया है। जब आप कताई करके सूत्र बनाते हैं, यानी कि सूत बनाते हैं, तो ये प्रक्रिया है क्या है? क्या ये कार्डिंग है, क्या ये कॉम्बिंग है, क्या ये घुमाव देना है, या फिर उपरोक्त सभी? तो हम कताई के बाद ये कताई से सूत्र बनाने की ये सारी प्रक्रिया होती हैं। हम कॉर्डिंग करते हैं, हम कॉम्बिंग करते हैं, हम रोविंग भी करते हैं। हाँ, तब जाकर हमारा सूत तैयार होता है। ठीक। तो इसका उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि रासायनिक कताई की निम्न में से एक विधि नहीं है। यानी कि कताई आपने कितने प्रकार की पढ़ी थी? तो कताई हमने 2 प्रकार की पढ़ी थी। एक था आपका यांत्रिक कताई और दूसरा था आपका रासायनिक कताई। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऐसा है जो रासायनिक कताई नहीं है। तो फिर क्या है? तो वो आपका यांत्रिक कताई है। अब कौन सा है आपका इसमें से यांत्रिक कताई? आर्द्र कताई हो गया, मेल्ट कताई हो गया, शुष्क कताई हो गया, या फिर अप्रत्यक्ष कताई हो गया। तो जो आपका आर्द्र है, जो मेल्ट है, जो शुष्क है, ये तीनों के तीनों आपके रासायनिक कताई के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो आपका अप्रत्यक्ष कताई है, ये आपका रासायनिक के अंतर्गत नहीं आता है। हमने 4 प्रकार की रासायनिक कताई के बारे में पढ़ा था। अब 3 तो यहाँ पर दिया गया है, कमेंट करके आप चौथे का नाम बता दीजिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, सीधे चिकने और लंबे धागे से बनते हैं। क्या बनते हैं? जो हमारे सीधे चिकने और लंबे धागे होते हैं उनसे क्या बनते हैं? स्ट्रेच यार्न बनते हैं, ग्रिंडल यार्न बनते हैं, टेक्सचर्ड यार्न बनते हैं, या फिर रेटिने यार्न बनते हैं। तो जो आपके सीधे चिकने और लंबे धागे होते हैं उनसे हम बनाते हैं टेक्सचर्ड सूत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेक्सचर्ड सूत्र बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सूत्रों के मुख्य रूप होते हैं। मतलब हमने कितने प्रकार के सूत्र को पढ़ा है, यार्न को पढ़ा है? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार? तो हमने जब धागा पढ़ा था तो धागे 3 प्रकार के पढ़े थे। मुख्य रूप से जो आपके सूत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 3 प्रकार के होते हैं। अब ये तीनों होते कौन कौन से हैं?
तो एक आपका होता है एक होता है आपका सादा सूत्र, एक होता है आपका टेक्सचर सूत्र और एक आपका होता है थर्ड वाला आपका जो होता है वो होता है स्पन सूत्र। ठीक, क्या होता है? स्पन सूत्र। यही 3 आपके मुख्य रूप से सूत्र के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सूत्र का रिलेशन आपको मैथ के फार्मूले से नहीं लगाना है। यहाँ पर सूत्र का मतलब वही आपका सूत्र है, धागा है, यार्न है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका रेटिने है। रेटिने क्या है? क्या ये प्लाई सूत्र है? क्या ये इकहरा सूत्र है? क्या ये नॉवेल्टी सूत्र है? या फिर उपरोक्त सभी? ये आपके तीनों सही हैं। तो रेटिने के बारे में हमने पढ़ा है क्या, कि जो हमारा रेटिने होता है वो नॉवेल्टी यार्न होता है। क्या होता है? नॉवेल्टी यार्न होता है। हमने धागे 2 प्रकार के पढ़े थे। कैसे? एक तो हमारा सादा धागा था, दूसरा हमारा नॉवेल्टी यानी कि जो हमारा फैंसी धागा था वो आ रहा था। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, जिस मशीन पर बुनाई कार्य किया जाता है उसे कहते हैं, यानी कि जिस पर आप बुनाई का कार्य करते हैं वो क्या कहलाता है? ट्विस्टर कहलाता है, करघा कहलाता है, बुनाई मशीन कहलाता है या फिर उपरोक्त सभी? तो आपने जब बुनाई के बारे में पढ़ा था तो आपने क्या ट्विस्टर का नाम सुना था? ट्विस्टर यानी कि वो तो ट्विस्ट करना हो गया, घुमाना हो गया, ऐंठन देना हो गया। बुनाई मशीन, हमने ऐसा बुनाई मशीन कोई नाम नहीं सुना था। सुना क्या था आपने? सुना था आपने करघे के बारे में, यानी कि आप करघे पर बुनाई का कार्य करते हैं। ठीक, ये तो रही करघे की बात। अब ज़रा एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि करघे के कौन-कौन से पार्ट होते हैं। ठीक, पढ़ा है आपने? आपने पढ़ रखा है करघे के पार्ट के बारे में। तो एक बार वही कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप एक बार इसको जो है लिख देते हैं, कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर देते हैं तो आप भूलेंगे नहीं। साथ ही साथ आप पूरे टेक्सटाइल को कवर अप करते हुए चलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, करघे के भाग हैं, इनमें से आपका करघे का कौन सा भाग है? क्या वो हार्नेस है, शटल है, रीड है या उपरोक्त सभी? तो हमने पढ़ा है करघे के 5 भाग थे, हार्नेस, शटल, रीड, वार्प बीम और एक था आपका क्लॉथ बीम। यही 5 के बारे में हमने पढ़ रखा है। ठीक, तो आपका उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बुनाई की क्रिया में लंबाई वाला सूत्र जो कि करघे के पीछे से आगे तक दौड़ता है और वस्त्र का आधारभूत ढांचा बनाता है कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप वस्त्र की बुनाई कर रहे हो तो बुनाई में जो आपके आधारभूत जो धागा होता है वो कौन सा होता है? क्या वो ताना होता है? क्या वो बाना होता है? क्या वो ऐंठन होता है या फिर उपरोक्त सभी? तो हमने पढ़ा है जो आधारभूत ढांचा वाला जिसका कार्य होता है वो होता है हमारा ताना। ताना ही हमारा प्रमुख भूमिका निभाता है किसने? वस्त्र की बुनाई में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बुनाई की प्रमुख क्रिया नहीं है? मतलब इसमें से बुनाई की कौन सी प्रमुख क्रिया नहीं है? क्या वो शेडिंग है? क्या वो पिकिंग है? क्या वो ट्विस्टिंग है? क्या वो बेटनिंग है? तो जब हमने बुनाई की प्रक्रिया पढ़ा था तब हमने वहाँ पर पढ़ा था, शेडिंग के बारे में पढ़ा था, पिकिंग के बारे में पढ़ा था और बेटनिंग भी हमारा बुनाई की प्रमुख क्रिया में ही आता है। लेकिन जो आपका ट्विस्टिंग था ये आपका बुनाई की प्रक्रिया में नहीं आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, बुनाई की प्रमुख प्रक्रिया है, इसमें से आपकी बुनाई की कौन सी प्रमुख क्रिया है? अभी अभी आपने देखा क्या? शेडिंग, पिकिंग, बेटनिंग, ये तीनों ही हमने देखा क्या है? तो ये तीनों ही आपके बुनाई की प्रमुख क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, नमूनेदार बुनाई होती है, जो नमूनेदार बुनाई है वो कौन सी बुनाई है?
डॉबी बुनाई है, जैकार्ड बुनाई है, स्विवेल बुनाई है या फिर लेपेट बुनाई है। तो जो आपकी नमूनेदार बुनाई है वो आपकी डॉबी बुनाई है। डॉबी बुनाई कैसी बुनाई होती है? तो जो डॉबी बुनाई होती है वो आपकी नमूनेदार बुनाई होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका जो बुनाई का चैप्टर है, जो आपका डाई का चैप्टर है। बुनाई यानी कि नीटिंग और वीविंग, ये दोनों ही आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो वैसे सभी हैं, लेकिन आपको पता है ये बुनाई से आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो डाई का चैप्टर है वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यानी कि डाइंग, प्रिंटिंग, ये सभी आपके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशन वाले भी हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और थोड़े यहाँ से क्वेश्चन भी अच्छे पूछे जाते हैं। तो आप डाई, प्रिंटिंग और ये आपकी क्या हो गया, डाई, प्रिंटिंग और एक क्या बात की हमने, वीविंग, नीटिंग, ये सारे चैप्टर को थोड़ा आराम से अच्छे से पढ़िएगा, नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, सजावटी वस्त्र जैसे ब्रोकेड हो गया, डमस्क हो गया, टेपेस्ट्री हो गया, ये सब बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? क्या ये डॉबी बुनाई द्वारा बनाए जाते हैं, जैकार्ड बुनाई द्वारा बनाए जाते हैं, स्विवेल बुनाई द्वारा बनाए जाते हैं या फिर लेपेट बुनाई द्वारा बनाए जाते हैं? तो जो आपका सजावटी वस्त्र होता है ये बनाए जाते हैं कैसे? तो ये सारे जैकार्ड बुनाई के द्वारा बनाए जाते हैं। जो यहाँ पर आपको यहाँ बुनाई के चैप्टर से यानी कि नीटिंग और वीविंग के चैप्टर से जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक। ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वह बुनाई जिसमें सजावटी प्रभाव या अन्य आकृतियों को वस्त्र की सतह पर पुनः बुनाई द्वारा तब गूंथा जाता है जब करघे पर उस वस्त्र की रचना होती है, कहलाती है। क्या कहलाती है? क्या वह स्विवेल बुनाई होती है, क्या वो लिनो बुनाई होती है, लेपेट बुनाई होती है या फिर वो डॉबी बुनाई होती है? तो क्वेश्चन को एक बार हम फिर से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे। ठीक। क्वेश्चन क्या है, वह बुनाई जिसमें सजावटी प्रभाव या अन्य आकृतियों को वस्त्र की सतह पर पुनः बुनाई द्वारा तब गूंथा जाता है जब करघे पर उस वस्त्र की रचना होती है, कहलाती है। तो वो आपकी स्विवेल बुनाई कहलाती है। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है, नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, बुनाई के किस प्रकार में कुछ ताने के सूत्रों को क्रॉस करने हेतु डाउप या स्लिप व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है? क्या वो आपका लिनो बुनाई है, क्या वो आपका लेपेट बुनाई है, क्या वो आपका स्विवेल बुनाई है या फिर वो आपका डॉबी बुनाई है? तो जो लिनो बुनाई होती है, लिनो बुनाई में कुछ ताने के सूत्र क्रॉस करने हेतु डाउप या स्लिप व्यवस्था का प्रयोग इनमें किया जाता है। किसमें? लिनो बुनाई में। अगला क्वेश्चन है आपका, इस बुनाई का उपयोग वस्त्र में बुनाई के समय छोटी डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है। मतलब किस बुनाई का उपयोग आप वस्त्रों में छोटे छोटे डिजाइन बनाने के लिए उपयोग करते हैं? क्या वो अतिरिक्त सूत्र वाली बुनाई है, क्या वो लेपेट बुनाई है, क्या वो डॉबी बुनाई है या फिर वो स्विवेल बुनाई है? तो छोटे नमूनों का प्रयोग यानी कि छोटे नमूने बनाने के लिए आप जो उपयोग करते हैं वो है आपका लेपेट बुनाई। क्या होता है? तो वो होता है आपका लेपेट बुनाई। यानी कि लेपेट बुनाई के द्वारा आप छोटे नमूने बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वह बुनाई जिसमें ताने का सूत्र 4 भराव के सूत्रों के ऊपर से तैरता हुआ 5वें भराव के सूत्र के साथ गूंथा जाता है। भराव का मतलब समझ में आ रहा होगा आपका। फिलिंग यार्न कौन होता है? तो वो होता है आपका बाना। यानी कि जब यहाँ पर भराव की बात किया जाए तो समझ जाइएगा कि बाने की बात की जा रही है। ठीक।
क्या क्वेश्चन है? तो वह बुनाई जिसमें ताने का सूत्र 4 भराव के ऊपर के सूत्रों के ऊपर से तैरता हुआ 5वें भराव के सूत्र के साथ गूंथा जाता है, कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या वो सेटिन कहलाता है, बास्केट कहलाता है, ट्विल कहलाता है या फिर सादी बुनाई कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है सेटिन बुनाई। अब ज़रा एक बार कमेंट करके बताइए, जब इस तरह से बुनाई हो रही तो इसमें आपको ताने का प्रभाव देखने को मिलेगा या फिर इसमें आपको बाने का प्रभाव मिलेगा? अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार जाइए और बुनाई के चैप्टर को खोलिए, वहाँ पर आप देखेंगे सेटिन साटिन दोनों आपको बताया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, वह बुनाई जिसमें प्रत्येक ताने या भराव का सूत्र 2 या अधिक भराव या ताने के सूत्र के ऊपर वृद्धि करता हुआ करता है, कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या वो बास्केट बुनाई कहलाता है? क्या वो ट्विल बुनाई कहलाता है? क्या वो सेटिन बुनाई कहलाता है या फिर वो सादी बुनाई कहलाता है? कौन सा? वह बुनाई जिसमें प्रत्येक ताने या फिर भराव का सूत्र 2 या 2 से अधिक भराव या फिर ताने के सूत्र के ऊपर वृद्धि करता है, कहलाता है। वो आपका क्या कहलाएगा? तो वो आपका ट्विल बुनाई कहलाएगा। अब ज़रा एक बार बता दीजिएगा, ट्विल बुनाई से बनाए गए किन्हीं 1 या 2 वस्त्रों का उदाहरण आप मुझे दे दीजिएगा। ठीक, ध्यान रहे ट्विल बुनाई से जब आप आंसर देते हैं ना तो थोड़ा इस तरह से दिया कीजिए कि समझ में आए कि आप किस चीज़ का आंसर दे रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पर मैंने आपसे पूछा कि ट्विल बुनाई का कोई 2 उदाहरण दे दीजिए, तो आप पहले लिखिए ट्विल बुनाई, फिर उसके सामने उदाहरण को लिख दीजिए। ठीक, तो ऐसे समझ में आता है। नहीं तो कभी-कभी आप लोग कुछ इस तरह से आंसर दे देते हैं कि समझ ही नहीं आता है कि मैंने क्या पूछा था, आपने क्या बताया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, इस बुनाई में करघे पर एक साथ 2 वस्त्र बुने जाते हैं जिसमें एक वस्त्र दूसरे के ऊपर होता है, वो कौन सी बुनाई कहलाती है? क्या वो स्वीबेल बुनाई कहलाती है? क्या वो डॉबी बुनाई कहलाती है, डबल क्लॉथ या फिर दोहरी वस्त्र की बुनाई कहलाती है या फिर वो लेपेट बुनाई कहलाती है? अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से देखा होगा तो आपको आंसर तुरंत समझ में आएगा कि करघे पर एक साथ 2 वस्त्र बुने जाते हैं। और 2 वस्त्रों की बात हमने कहाँ पर की थी? तो वो की थी अपने डबल क्लॉथ बुनाई में। कहाँ पर की थी? तो डबल क्लॉथ बुनाई में। यानी कि डबल क्लॉथ बुनाई में एक साथ 2 वस्त्र बुने जाते हैं जिसमें एक वस्त्र दूसरे के ऊपर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, स्टफ खिलौने, विग, पेंट, रोलर्स, वफ किए हुए और पॉलिश किए हुए वस्त्र आदि के लिए वस्त्र किस बुनाई द्वारा बनाए जाते हैं? ये जहाँ-जहाँ पर आपको बनाई दिख रहा है वो बुनाई है। ठीक, उसे बुनाई कर लीजिएगा या बुनाई समझिएगा उसे, वो बनाई नहीं है, बुनाई है। ठीक, तो ये जो आपके स्टफ खिलौने हो गए, विग हो गया, पेंट रोलर्स हो गए, बफ हो गए, ये सारे किस किस बुनाई के द्वारा किस बुनाई के द्वारा बनाए जाते हैं? क्या क्रेप बुनाई के द्वारा बनाए जाते हैं? स्विबेल बुनाई के द्वारा बनाए जाते हैं? डॉबी बुनाई के द्वारा बनाए जाते हैं या फिर आपके पाइल बुनाई के द्वारा बनाए जाते हैं? तो ये आपके बनाए जाते हैं पाइल बुनाई के द्वारा। कैसे बनाए जाते हैं? पाइल बुनाई के द्वारा ये बनाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, बुनाई ताने के धागों से बनाई जाती है। कौन सी बुनाई ताने के धागे से बनाई जाती है जो वस्त्र की सतह पर फ्लोट करते हुए दिखाई देता है, यानी कि तैरता हुआ आपको दिखाई देगा? क्या वो क्रेप बुनाई है या फिर वो हकबैक बुनाई है, डॉबी बुनाई है या फिर हनी कॉम्ब बुनाई है? तो कौन सी बुनाई है जो आपको तैरती हुई के समान दिखाई देगी? तो आपने इन सभी बुनाई के बारे में पढ़ा है, थोड़ा-थोड़ा आपने इन सभी के बारे में पढ़ा है,
तो जो आपका हक बैक बुनाई है, ये क्या होता है? ये बुनाई ताने के धागे से बनाई जाती है, जो वस्त्र की सतह पर फ्लोट करते हुए आपको दिखाई देती है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला, यानी कि हक बैक। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्दे, तौलिया व लीनन आदि के वस्त्र किस बुनाई द्वारा बनाए जाते हैं? हक बैक बुनाई, हनीकॉम्ब बुनाई, क्रेप बुनाई या फिर डॉबी बुनाई। तो जो आपके पर्दे हो गए, तौलिया हो गए, लिनन के वस्त्र हो गए, ये सारे किससे बनाए जाते हैं? तो ये सभी के सभी हक्का बैग बुनाई के द्वारा बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कपास का पौधा होता है मुख्यतः किस जगह पर होता है? क्या वो गर्म स्थान पर होता है, ठंडी स्थान पर होता है, नमी वाले स्थान पर होता है या फिर उपरोक्त सभी जगहों पर होता है? तो हमने पढ़ रखा है कपास का जो पौधा होता है ये आपका गर्म स्थान पर होता है। कहाँ पर होता है? तो ये आपका गर्म स्थान पर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कपास के पौधे का मुख्य भाग होता है, जो कपास का पौधा है, कपास के पौधे का मुख्य भाग क्या होता है? क्या वो सेलुलोज होता है, क्या वो टैनिन होता है, फफूंदी होता है या फिर उपरोक्त सभी? तो ये जो कपास का पौधा होता है इसका मुख्य भाग तो सेलुलोज होता है। ठीक, लेकिन अब आप मुझे बताइएगा, ये आपके टेक्सटाइल का क्वेश्चन नहीं है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, लेकिन आपने पढ़ रखा है, ये टैनिन किस में पाया जाता है? ठीक, आपने पढ़ रखा है। जो इससे पहले चलिए ये भी बता देती हूँ, न्यूट्रिशन साइंस में हमने इसको पढ़ा था। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि टैनिन किस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लिनन के रेशे का कितने प्रतिशत भाग पैक्टिन होता है? कितना प्रतिशत भाग आपके लिनन में पैक्टिन पाया जाता है? क्या वो 25% है, 30% है, 90% है या फिर वो 70% है? तो जो लिनन में पैक्टिन पाया जाता है वो पाया जाता है आपका 25% पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, अधिकांश वस्त्र सूत्रों में कौन सी ऐंठन द्वारा तैयार किया जाता है? क्या निम्न ऐंठन के द्वारा तैयार किया जाता है, सामान्य ऐंठन के द्वारा तैयार किया जाता है, उच्च ऐंठन के द्वारा तैयार किया जाता है या फिर कम ऐंठन के द्वारा तैयार किया जाता है? तो आपको बताना है किस ऐंठन के द्वारा तैयार किया जाता है। तो जो हमारे अधिकांश वस्त्र के सूत्र होते हैं उनमें आप सामान्य ऐंठन देकर वस्त्र को बनाते हैं। अगर आप ज़्यादा ऐंठन दे देते हैं तो ज़्यादा ऐंठन से आपका वस्त्र खराब हो जाता है। जैसे जैसे आपके घर पर जो आप दिया जलाने के लिए जो बाती बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? आपने क्या किया, थोड़ा सा कॉटन लिया, उसको लंबा किया, उसके बाद उसको ऐंठन देना स्टार्ट कर देते हैं। जब अगर आप बहुत ज़्यादा ऐंठन दे देंगे वो टूट जाएगा। तो जो हम अपने वस्त्रों पर, यानी कि जो हम अपने सूत्रों पर वस्त्र बनाने के जो सूत बनाते हैं उन पर किस तरह का ऐंठन देते हैं? तो उन पर हम सामान्य सा ऐंठन देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कपास का जन्मदाता देश है, कपास का जन्मदाता देश कौन सा है? क्या वो जावा है, क्या वो बांग्लादेश है, क्या वो भारत है या फिर वो श्रीलंका है? तो कपास का जन्मदाता देश हमारा भारत है, अपना इंडिया है। ठीक, कौन है? भारत है हमारा। अगला क्वेश्चन, लगे हाथ आप बता दीजिएगा कि रेशम का जन्मदाता देश कौन सा है? ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व की कुल कपास उत्पादन में अग्रणी स्थान है, मतलब जो विश्व भर में कुल कपास का उत्पादन होता है उसमें प्रथम स्थान पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, ब्रिटेन है या फिर श्रीलंका है? तो भले ही कपास उत्पादन का पहला जो कपास उत्पादन करने वाला देश है वो कौन है, जन्मदाता देश, वो भारत है, लेकिन जो विश्व की कुल कपास उत्पादन है उसमें सबसे अग्रणी कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन है? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कि
कपास तंतु की बाह्यतम सतह बनी होती है, किसकी बनी होती है? आप क्यूटिकल की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है या फिर कार्बन की बनी होती है। तो जो आपका कपास तंतु होता है, उसकी जो बाह्य सतह होती है वो किसकी बनी होती है? वो आपकी क्यूटिकल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? क्यूटिकल की बनी होती है। ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है। जो हमारा कपास का तंतु है, जब आप उसे अनुप्रस्थ काटते हैं तो वो किस तरह का दिखाई देता है? क्या वो गोल अंडाकार दिखाई देता है? क्या वो बेलनाकार दिखाई देता है? किडनी के आकार का दिखाई देता है या फिर वो अंडाकार दिखाई देता है? तो हमने क्या पता है, हमें पता है कि जब हम ये अपने कपास तंतु को अनुप्रस्थ काट में काटते हैं तो ये हमें किडनी के आकार का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? किडनी के आकार का दिखाई देता है या फिर कान के आकार का दिखाई देता है। अब जब यहाँ पर बात किडनी की हो ही गई है तो लगे आप मुझे ये भी बता दीजिए कि जो किडनी का आकार होता है वो किसके समान होता है? किस तरह का होता है? ये हमने किडनी के चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, लिनन की निर्माण प्रक्रिया का अंग नहीं है। इनमें से जो लिनन की निर्माण प्रक्रिया है, हमने पढ़ा है कि हमने सारे चरण को देखा है, मैन्युफैक्चरिंग देखी है, चाहे वो आपका कपास का हो, लिनन का हो या फिर वो आपका क्या बोलते हैं उसका रेशम का हो, ऊन का हो, हमने सभी के मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा किया था। और आपसे ये भी बोला था कि इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपका लिनन है, लिनन की निर्माण प्रक्रिया का इसमें से कौन-सा अंग नहीं है? क्या वो छँटाई नहीं है? क्या वो कटाई नहीं है, बुवाई, गलाना या फिर कटाई? तो इसमें से कौन-सा आपका लिनन निर्माण प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो ये हमने कटाई, बुआई, गलाना, कटाई ये सारी चीज़ें किसमें पढ़ी थी? तो ये सारी चीज़ें हमने लिनन में पढ़ी थी। लेकिन हमने छँटाई की चर्चा कहीं पर नहीं की थी, स्कोरिंग नहीं किया था। फिर छँटाई की प्रक्रिया हमने किसमें की थी? आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, लिनन के रेशे में सेलुलोज पाया जाता है। जो आपका लिनन का रेशा है, लिनन के रेशे में सेलुलोज कितने प्रतिशत पाया जाता है? क्या वो 60 से 70% पाया जाता है? 35 से 70% पाया जाता है? 40 से 60% पाया जाता है या फिर 50 से 75% पाया जाता है? तो जो हमारा लिनन था, लिनन में सेलुलोज की जो मात्रा पाई जा रही थी, वो आपके 60 से 70% तक पाई जा रही थी। कितनी पाई जा रही थी? तो 60 से 70% तक पाई जा रही थी। अगला क्वेश्चन है आपका, लिनन के रेशे की लंबाई होती है। अब यहाँ पर लिनन के रेशे की तो लंबाई दी गई है, लेकिन इसको बताने से पहले आप मुझे ये बताइए कि लिनन के पौधे की लंबाई कितनी होती है? आपने पढ़ रखा है ना कि लिनन के पौधे की लंबाई कितनी होती है? तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि लिनन के पौधे की लंबाई कितनी होती है, ठीक? अब यहाँ हम बात क्या कर रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं लिनन के रेशे की लंबाई की। क्या वो 10 से 15 इंच है? क्या वो 12 से 20 इंच है? क्या वो 12 से 18 इंच है या फिर 15 से 21 इंच है? तो जो आपके लिनन के रेशे की लंबाई है, वो आपके 12 से 20 इंच होती है। कितनी होती है? 12 से 20 इंच होती है। अगर आपने थ्योरी की क्लास ली होगी तो वहाँ पर हमने इसके बारे में चर्चा किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, लिनन के रुमाल व तौलिया अधिक बनाए जाते हैं। इसका क्या कारण है कि हम जो है लिनन के तौलिया और रुमाल अधिक बनाते हैं? और हो सकता है इसका कारण टिकाऊपन है, सफाई आसान होती है या फिर इसमें ऊष्मा चालकता पाई जाती है। किस कारण से हम लिनन के तौलिया और रुमाल बनाते हैं? तो
इसका कारण ये है कि इसमें अवशोषक क्षमता बहुत अच्छी होती है। भाई तौलिया है, चाहे वो किचन के लिए आप बना रहे हों या नहाने धोने के लिए जो हम उपयोग में लाते हैं वो बना रहे हों, तो इनमें ये बार-बार भीगते रहते हैं। इनमें जब पानी की अवशोषक क्षमता जो है वो अधिक होगी, तो ये अधिक पानी को अवशोषित करेंगे और जल्दी सूख जाएँगे। और आपको पता है कि जो किचन में हम तौलिया इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा ज़्यादा भीगता रहता है, ठीक? तो इनकी अवशोषक क्षमता जो है वो बहुत अच्छी होती है। इसी गुण के कारण हम तौलिया और रुमाल लिनन के अधिक मात्रा में बनाते हैं, ठीक? तो आज के लिए हम यही 50 क्वेश्चन रखते हैं। अभी आपके 50 क्वेश्चन तैयार हैं और हम उसको कल डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन नहीं, शायद से अभी आपके 45 क्वेश्चन और बच रहे हैं इसमें, तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे। नहीं तो नहीं तो एक साथ आपकी क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक? क्लास अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी वो मैटर नहीं करता है। आप ये बताइए जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है? उसका आंसर आपको देना है। अगर नहीं आ रहा है तो जाइए अपनी नोटबुक खोलिए, देखिए उसको, उसके बाद आकर मुझे बताइए, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।